ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम स्पॉटलाइट में प्रस्तुत है विशेष चर्चा पंजाब, गोवा और मणिपुर में चुनावी हलचल। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक अमिताभ सिन्हा और आकाशवाणी संवाददाता उमेश चतुर्वेदी। वैसे तो उत्तर भारत, मध्य भारत और पूर्वी भारत में सर्दियों का मौसम अपने पूरे स्वभाव पर है। इसी बीच 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और इन चुनावों के बीच राजनीतिक सरगर्मियां इन राज्यों में बढ़ती जा रही हैं। आज की विशेष चुनावी परिचर्चा में हम चर्चा करेंगे पंजाब, गोवा और मणिपुर में जारी विधानसभा चुनाव की, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं पंजाब से आकाशवाणी समाचार संवाददाता अश्विनी शर्मा, गोवा से आकाशवाणी समाचार के संवाददाता के लाल और इम्फाल से जे थॉकचम जी। और इसके साथ ही हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं राजनीतिक समीक्षक अमिताभ सिन्हा जी, जिनकी पिछले करीब 2.5 दशकों से भारतीय राजनीति और चुनाव पर पैनी नजर है। इस पर वो अपनी विशेष जानकारी हमसे साझा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम चलते हैं चंडीगढ़, जहां अश्विनी शर्मा मौजूद है और अश्विनी शर्मा से जानते हैं कि पंजाब में क्या ताजा हालात है चुनावों के संदर्भ में। अश्विनी जी। पंजाब में अब चुनाव प्रचार कुछ तेज हो रहा है। आज यहाँ सीएम के चेहरे का ऐलान करने वाले हैं पार्टी का, और इसी को लेकर पिछले 1-2 दिन में राजनीति काफी गर्म रही, क्योंकि इसके 2 दावेदार प्रमुख तौर पर माने जा रहे थे, नवजोत सिंह सिद्धू और जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं चरणजीत सिंह चन्नी। और इनके अलावा जो सुनील जाखड़ है, उन्होंने भी ज्यादा अपनी जो नाराजगी है वो जताई है। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन का सवाल है, तो भारतीय जनता पार्टी और कैप्टन अमरिंदर सिंह की पंजाब लोक कांग्रेस और संयुक्त अकाली दल है, श्रोमणी अकाली दल संयुक्त, इन तीनों का जो है वो भी पहले उनके भी प्रचार में तेजी आई है। पंजाब में मिस गवर्नेंस का मुद्दा उन्होंने उठाया है और इकोनॉमी और डेवलपमेंट की बात की जा रही है। तो ये कहा जा रहा है कि अगर पंजाब को जो जरूरत है, अच्छी गवर्नेंस की जरूरत है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की लीडरशिप में जैसा कि डेवलपमेंट चल रहा है कंट्री में, जैसे प्रोग्रेस हो रही है, तो उस तरह की प्रोग्रेस अगर पंजाब देखना चाहता है तो उस तरह से अपने बीजेपी अपने एलिस को साथ लेकर अपनी पार्टी को, अपने गठबंधन को, अलायंस को सामने पेश कर रही है लोगों के। अश्विनी जी, इस बीच आम आदमी पार्टी भी अपनी धमक को दिखाने की कोशिश कर रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में तो वो दूसरे नंबर पर थी। उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, उसकी क्या स्थिति है? देखिए, आम आदमी पार्टी का अगर पिछली बार की हमने बात की है, तो आम आदमी पार्टी को एक बड़ा नुकसान पिछली बार माझा इलाके से हुआ था पंजाब के, क्योंकि वहां पे तब आम आदमी पार्टी जिन लोगों का सपोर्ट ले रही थी और जैसे वीडियो वायरल हो रहे थे, तो वो कुछ इस तरह से थे कि जैसे बॉर्डर एरियाज के जो लोग होते हैं वो टेररिज्म से या वायलेंस से पहले ही त्रस्त होते हैं, तो इसलिए बॉर्डर एरिया से उन्हें वोट नहीं मिला। तो इस बार वो शायद कॉन्शियस हैं इन सब चीजों को लेकर, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ से हम पिछली बार नुकसान में रहे थे। और हालांकि जो पार्टी है, उन्होंने भगवंत मान को अपना चेहरा अनाउंस किया है सीएम का पार्टी की तरफ से, लेकिन फिर भी अरविंद केजरीवाल का मॉडल और दिल्ली मॉडल, इस पर काफी बात हो रही है, जिसको लेकर जो अपोजिशन है वो उनको टारगेट भी कर रही है। लेकिन कुल मिलाकर कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी फाइट दे रही है अपने अपोनेंट्स को। अमिताभ सिन्हा जी, आपने हमारे संवाददाता अश्विनी शर्मा जी की राय सुनी। आप लंबे समय से राष्ट्रीय और इन तमाम राजनीति पर निगाह रखे हुए हैं। आपको क्या नजर आ रहा है कि ये तीनों जो प्रमुख गठबंधन है पंजाब में, उनकी कैसी स्थिति रहेगी और किस तरह से चुनावी जो नतीजे हैं वो प्रभावित हो सकते हैं? उमेश जी, 2 चीजें साफ हैं। एक तो पंजाब की राजनीति पहले बाइपोलर हुआ करती थी, इस बार मल्टीपोलर है। उन्होंने माझा की बात की कि पिछले बार आम आदमी पार्टी को दिक्कत हुई थी। निस्संदेह आम आदमी पार्टी को काफी ज्यादा इस बार सपोर्ट मिल रहा है, उनके समर्थक खुल के आ रहे हैं। लेकिन जितने ओपिनियन पोल आ रहे हैं उसमें अगर मुख्यमंत्री चन्नी साहब भी सबसे ऊपर नजर आ रहे हैं। सारे मुख्यमंत्री के जितने दावेदार हैं किसी पार्टी में, अगर मुख्यमंत्री पद के दावेदार की घोषणा कांग्रेस कर रही है तो कहीं ना कहीं से उन्हें ये लग रहा हो कि कहीं वो सत्ता की रेस में आगे है। तो 117 सदस्यीय विधानसभा में बड़ी बड़ी पार्टियां बनकर उभरती है, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, अकालियों की अपनी सीटें भी आती हैं, तो कहीं ऐसा न हो फिर कहीं हंग असेंबली होके न अटक जाए। मुद्दे बहुत गर्म है। किसान का मुद्दा है, कैप्टन अमरिंदर सिंह की अपनी पार्टी है। देखते हैं क्या होता है। जनता अब काफी डिसाइसिव मैंडेट देने लगी है पिछले 1-2 चुनाव में। टफ लग रहा है हर पार्टी के लिए, क्योंकि मार्जिन इस बार काफी कम होने वाला है। बिल्कुल। अब मल्टीपोलर मतलब चौमुखी एक तरह से चुनाव होने जा रहा है पंजाब। जाहिर है कि एक चौमुहानी एक तरह से हो गई है यहाँ की राजनीति। तो इसमें किसको फायदा हो सकता है?
देखना है कि केजरीवाल ने जो किसान आंदोलन में साथ दिया, कैप्टन अमरिंदर ने किसान आंदोलन को काफी बढ़ावा दिया, सरकार ने कृषि बिल वापस ले लिए हैं, एक पॉजिटिव मैसेज दिया है। बीजेपी का अपना वोट बैंक है, अकाली दल का भी अपना वोट बैंक है। तो वर्स्ट कंडीशन में भी आपको याद होगा 17-18 सीटें जहां काफी स्ट्रांग होल्ड है वहां जीत जाते हैं, चाहे वो मालवा का इलाका हो, चाहे बादल आंबी का इलाका हो। तो कई इलाके ऐसे हैं जहां अगर वोटरों ने तय कर लिया है तो मुझे लगता है कि इस बार फिर भी मैं कह सकता हूं कि सबके अपने अपने वोट बैंक हैं, कमिटेड वोट बैंक है। कहीं पे दलित वोट बैंक ज्यादा है, कहीं पे जट सिख के वोट बैंक कहीं ज्यादा है। इन सब तमाम मुद्दों को देखा जाए और किसान आंदोलन का पंजाब काफी गरमाया रहा है। अब राष्ट्रीय मुद्दे भी धीरे धीरे सामने आएंगे। अस्पतालों की चिंता चारों तरफ है, इलाज को लेकर लोग मरते हैं, उसको लेकर उसकी चिंता है। तीसरा, वहां ड्रग्स को लेकर काफी बड़ी चिंता है। तो ये तमाम चिंताएं हैं और मुझे लगता है कि एक जो सेंटर से जो बीजेपी ने एक अलायंस खड़ा किया है वो पूरी तरह से इस कोशिश में है कि एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन मिले। साहब जी, पंजाब सीमावर्ती राज्य है और सीमावर्ती राज्य में ऐसा माना जाता है कि जो केंद्र और राज्य की सरकार एक हो तो वो थोड़ा स्थिति सहज होती है और राज्य प्रशासन के साथ साथ वो अंतर्राष्ट्रीय जो मामले होते हैं उसके हिसाब से भी व्यवस्था को बनाए रखना आसान होता है। आपको क्या लगता है कि इसका भी चुनाव पर असर पड़ेगा पंजाब में? अगर वहां से ड्रोन्स के जरिए हथियार भेजे जा रहे हैं, आपने देखा होगा हर महीने एक बड़ा जखीरा वहां से बरामद हो रहा है, जिसे गोल्डन ट्रायंगल कहते हैं। अफगानिस्तान से निकलने वाला जो ड्रग्स है वो इसी रास्ते से भारत होता हुआ सीधे मिडिल ईस्ट के नीचे देशों में चला जाता है, बर्मा से आगे निकल जाता है। तो मुझे लगता है कि एक बड़ा चिंता का विषय ड्रग्स हो चाहे हथियार हो। और तीसरा कि आईएसआई की एक साजिश हमेशा होती है कि कश्मीर के अलावा एक और मोर्चा खोल दिया जाए पाकिस्तान में। तो इन तीनों चीजों को लेकर मुझे लगता है कि जो पंजाब की जनता है वो भी काफी सजग होगी और इन सब चीजों से कोशिश करेगी कि पंजाब जो कि हिंसा से बचकर अब तरक्की की राह पर चल पड़ा था, वो पंजाब अब दोबारा उस साग में न पड़े। ये भी मुझे लगता है वहां के जो लोग हैं वो चाहते होंगे, खासकर सीमावर्ती इलाके के लोग तो शांति चाहते ही हैं ताकि उनकी रोजगार चले, उनके लिए अस्पताल बने। और अब हम चलते हैं गोवा, जहां ताजा राजनीतिक हालात पर नजर बनाए हुए हैं आकाशवाणी समाचार के संवाददाता केके लाल जी। केके लाल जी, गोवा में कैसे राजनीतिक हालात हैं, कौन कौन से मुद्दे उछल रहे हैं? यहाँ पे बेरोजगारी का मुद्दा जोर शोर से उठाया जा रहा है, पर्यटन के विकास का मुद्दा जोर शोर से उठाया जा रहा है और सभी पार्टियों ने यहाँ माइनिंग का काम काफी वर्षों से रुका हुआ है पर्यावरण के मुद्दे को लेकर के। और हर एक पार्टी वादा कर रही है कि जब वो पार्टी सत्ता में आएगी तो माइनिंग का काम शुरू होगा, इससे बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार मिलेगा। मनोहर पर्रिकर के बेटे चुनाव लड़े हैं, उसका कुछ राजनीतिक असर दिख रहा है? मनोहर पर्रिकर पणजी से हमेशा जीतते रहे हैं और उनके जगह जो अभी बीजेपी के एमएलए हैं आम लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हैं और गरीब लोगों के लिए वो काफी काम कर रहे हैं। और बीजेपी के लोग भी यहाँ हमेशा ये कहते हैं कि हमारी विरासत मनोहर पर्रिकर थे, न कि उत्पल पर्रिकर है। आपको मैं बता रहा हूँ कि कुछ गरीब लोग हैं जो यहाँ आप पार्टी है मुद्दा उठाती है कि बिजली बिल माफ करेंगे। जो विधायक हैं अभी वो गरीब लोगों के बिजली बिल खुद अपने भुगतान करते हैं और निवर्तमान विधायक हैं, उनकी स्थिति राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार से मजबूत मानी जा रही है। और ये त्रिकोणीय मुकाबला होता नजर आ रहा है कि पारंपरिक लड़ाई ही होगी, आपको क्या लगता है? 2022 के पहले जो चुनाव होता था उसमें बाईपोलर होता था, जिसमें एक तरफ बीजेपी दूसरी तरफ जो है कांग्रेस होती थी। छोटे मोटे दल होते थे जैसे गोमांतक पार्टी हो गया, एनसीपी हो गया। एनसीपी को पिछले विधानसभा चुनाव में एक सीट मिली थी। इस बार क्या हो गया कि तृणमूल कांग्रेस भी चुनाव मैदान में कूद गई। आप भी आ रही, आप पिछले बार चुनाव लड़ी थी। कांग्रेस का गोवा फॉरवर्ड पार्टी से गठबंधन हो गया, तृणमूल कांग्रेस का गठबंधन महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी से है। तो इस तरह से ऐसा नहीं कर सकते हैं कि दो मुकाबले हैं और किसी को कुछ ये पता नहीं है कि कौन जीतेगा। बहुत बहुत धन्यवाद केके लाल जी। अमिताभ जी, क्या लगता है आपको गोवा में किस बिना पर वहाँ की जनता इस बार वोट करने जा रही है? कैसीनो चलते देखे थे वो सब ठप पड़े थे, वहाँ का कामकाज। तो रोजगार एक बहुत बड़ी समस्या है। जो कंस्ट्रक्शन का काम वहाँ शुरू हो गया था वो भी काफी ठप पड़ा था। तो मुझे लगता है गोवा को एक काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है और मनोहर पर्रिकर जैसा एक कद्दावर नेता जो बीजेपी के पास था, मुख्यमंत्री था, वो भी अब नहीं रहा है। तो मुझे लगता है उनकी विरासत
को बीजेपी आगे जरूर बढ़ाना चाहेगी, क्योंकि कई इलाके ऐसे होते हैं, सालसेट इलाका है जहां से 40 सीटें आती हैं, जो क्रिश्चियन डोमिनेटेड भी है, वहां बीजेपी की पैठ बढ़ाने में मनोहर पर्रिकर का बहुत बड़ा योगदान था। तो एक बार फिर बीजेपी को मशक्कत तो करनी ही है वहां पर। तृणमूल कांग्रेस वहां जा रही है, आम आदमी पार्टी भंडारी समाज को आगे मुख्यमंत्री पद को देकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। मुझे लगता है कि असली लड़ाई तो कांग्रेस बीजेपी की है, बाकी जो पार्टियां जो सीटें लेकर आ जाएं, लेकिन मुझे लगता है चुनाव के बाद फिर आयाराम गयाराम की राजनीति शुरू होगी। और हालांकि दल बदल विरोधी कानून अब काफी सख्त हैं, मुझे नहीं लगता कि तृणमूल कांग्रेस इतनी जल्दी वहां बहुत ज्यादा पैठ बना पाएगी। आम आदमी पार्टी एक कोशिश में लगी है कि वहां पे घुस जाए, एक समाज को पकड़ के कुछ सीटों पर वहां जीत मिल जाए, लेकिन असली लड़ाई उमेश जी मुझे तो लगता है कांग्रेस और बीजेपी की होगी। इसी तरह से तो पिछली बार मणिपुर में भी हुआ है, उसके बारे में आपकी क्या राय है? कि मणिपुर में कांग्रेस लेफ्ट सबने मिलकर 6-7 पार्टियों का एक बड़ा सेक्युलर अलायंस बनाया है और कई वायदे किए हैं सरकार को। उसमें कांग्रेस भी है, लेफ्ट भी है, जनता दल सेक्युलर भी है, तमाम ऐसे दल हैं जो बीजेपी के खिलाफ है। आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को वापस लेने की बात कर रहे हैं, वो रोजगार देने की बात कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि वीरेंद्र सिंह के नेतृत्व में 5 साल में काफी शांति से सरकार चली है। जो छोटे मोटे चुनाव वहां होते रहे हैं वो लगातार जीतते भी रहे हैं। पिछले 7 साल में जो केंद्र के मंत्री हैं उनकी जो नॉर्थ ईस्ट में विजिट्स हैं वो इतनी ज्यादा बढ़ी है। इम्फाल हो, हर वीकेंड पे जो मंत्री दिल्ली या अपनी कंस्टिट्यूएंसी में रहते थे उन्हें अब नॉर्थ ईस्ट जाना पड़ता है, चाहे वो कैबिनेट स्तर के मंत्री हो चाहे राज्य मंत्री हो, और वहां के जाकर लोगों से मिलना पड़ता है और बताना पड़ता है कि केंद्र सरकार उनके विकास के लिए क्या काम कर रही है। और दूसरा, प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा मणिपुर में पिछली बार उनकी रैलियों में बड़ी भारी संख्या में लोग आते थे। इस बार रैलियां बंद हैं, लेकिन जैसे ही शुरू होंगी मुझे लगता है 2-3 रैलियों में बीजेपी इस बार वहां काफी कॉन्फिडेंट है और बीजेपी का आला नेता एकदम सुरक्षित मान रहे हैं मणिपुर को अपने लिए। अब चलते हैं हम मणिपुर की राजधानी इम्फाल, जहां से फोन लाइन पर मौजूद हैं आकाशवाणी समाचार संवाददाता जे थाकचम जी। थाकचम जी, बताइए मणिपुर में क्या चल रहा है, कैसे राजनीतिक हालात हैं? उमेश जी, मणिपुर में पहले और दूसरे चरण के लिए नामांकन पत्र भरने का काम चल रहा है। पहले चरण की मतदान के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की आखिरी तारीख परसों होगी और दूसरे चरण की अंतिम तिथि 11 फरवरी को है। मणिपुर के मुख्यमंत्री नोंगथोमम बिरेन ने कल नामांकन पत्र दाखिल किया। वहां भाजपा की टिकट पर हैंगांग विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। कुछ मौजूदा विधायकों ने भी नामांकन पत्र दाखिल किया। उमेश जी, चुनाव लड़ने का मुख्य मुद्दा राजनीतिक दलों के चुनावी घोषणा पत्र में दिखेगा। कांग्रेस पार्टी और कुकी पीपल्स अलायंस अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया है। कुकी पीपल्स अलायंस नवगठित राजनीतिक दल है और चुनाव आयोग के साथ पंजीकृत है। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में 6 राजनीतिक गठबंधन मणिपुर प्रोग्रेसिव सेकुलर अलायंस ने भी अपना इलेक्शन कॉमन एजेंडा की घोषणा की। कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र में युवाओं को नौकरी देना, सरकारी नौकरी में महिला आरक्षण और मणिपुर रेजिमेंट की स्थापना का आश्वासन दिया गया। पार्टी ने राज्य में सभी को पीने का पानी, निरंतर बिजली आपूर्ति उपलब्ध कराने का भी वादा किया। इसके अलावा अगर चुनाव के बाद कांग्रेस सत्ता में आती है तो पार्टी ने वादा किया कि मणिपुर से आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को रिपील कर दिया जाएगा। अन्य प्रमुख राजनीतिक दल भाजपा आज तक अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी नहीं किया है, लेकिन बीजेपी मणिपुर में शांति और विकास के लिए चुनाव प्रचार करती रही है। दूसरी ओर मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा के नेतृत्व वाले नेशनल पीपल्स पार्टी यह दावा करते रहे हैं कि केवल पूर्वोत्तर क्षेत्र की पार्टी ही मणिपुरी की भावनाओं को महसूस कर सकती है। उमेश जी, हमारी इस विशेष चुनावी चर्चा में चंडीगढ़ से जुड़े हुए थे आकाशवाणी संवाददाता अश्विनी शर्मा, दिल्ली से राजनीतिक समीक्षक अमिताभ सिन्हा जी, गोवा से आकाशवाणी समाचार संवाददाता के लाल और इम्फाल से जे थाकचम जी। आप सभी लोगों ने अपने बहुमूल्य विचारों से और ताजा राजनीतिक हालात से हमारे श्रोताओं को बहुत सारी जानकारी दी और उनका नजरिए को साफ करने की कोशिश की। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे पंजाब, गोवा और मणिपुर में चुनावी हलचल पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक अमिताभ सिन्हा और आकाशवाणी संवाददाता उमेश चतुर्वेदी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।